Hello everyone. In this part, we'll discuss the solution of June 22 paper of Molecules of Life, Chemistry का Biochemistry का subject. So, with the first question, name the three domains of life. How do they differ from one another and give one example of each. तो basically three domains of life में हम बात करते हैं तीन basic classes की. Earlier जब classification start हुई थी तो उस टाइम पे organisms को classify करा गया था prokaryotes और eukaryotes में. Prokaryotes and eukaryotes. But with the time, more classification was introduced, and still it is an evolutionary process, so it will go on. Calvo's system के according उन्होंने three domains बनाए, archaea, bacteria and eukaryota. या अगर हम बोल सकते हैं archaebacteria, eubacteria and eukaryota. Later on, according to him, prokaryote was divided into two classes, archaebacteria and eubacteria. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यूकैरियोट्स की इमर्जेंस से पहले, क्योंकि बाय द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एवोल्यूशन के प्रोसेस के टाइम में जैसे 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 डेवलपमेंट देखी गई तो उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोट से जो थोड़े से एडवांस हैं दे आर या फिर जो ट्रू प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने उन्हें यूबैक्टीरिया बोला, उनसे थोड़े एडवांस जो थे वो आर्कीबैक्टीरिया एंड देन केम द यूकैरियोटा. So the three domains are archaebacteria and eukaryota. Archaea and bacteria are prokaryotic, while the other one eukaryota are eukaryotic. Prokaryotes वो सेल होते हैं जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दो दे हैव न्यूक्लिक एसिड, उनके पास आरएनए या डीएनएस होते हैं. Cells of eukaryota possess a nucleus and membrane bound organelles. यूकैरियोटा के पास प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ. Prokaryotes actually are two distinctly different groups of organisms and should be divided into two categories, eubacteria and archaebacteria, the newly recognized. तो archaebacteria जो था वो later on discover हुआ था, later renamed archaea. The archaea are aquatic or terrestrial microorganism that both differ biochemically and genetically from true bacteria. तो हैं तो दोनों ही prokaryotic सेल. अगर हम मेन बात करें eubacteria और archaebacteria की, both of them are prokaryotic, but उनके जो biochemical compositions हैं सेल वॉल में, genetic constitution में, they are different from one another. अगर हम एक बार उसका लुक देखें, न्यूक्लियर इन्वेलप बैक्टीरिया और आर्की दोनों में एब्सेंट होता है बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों के पास एब्सेंट है बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. दे ओनली पोजेस वन मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. इनकी जो सेल वॉल होती है यू बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है. मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बायोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है. तो बैक्टीरिया में जो यू बैक्टीरिया में जो लिपिड्स मिलते हैं वो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, वेयर एज आर्की बैक्टीरिया में सम ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स आते हैं. आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एक ही टाइप के होता है, लेकिन इनके पास न्यूमरस टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं. इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो बिगिनिंग का जो सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड यूज़ होता है वो मिथियोनाइन. यूकैरियोट में भी मिथियोनाइन यूज़ होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस. इसमें भी आर्की में भी मिथियोनाइन यूज़ होता है, वेयर एज बैक्टीरिया में फॉर्माइल मिथियोनाइन यूज़ होता है. Moving on to the next question, describe how carbohydrates are classified. Give examples of different classes and write the enantiomeric structures of carbohydrate with minimum number of carbon. तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में क्लासीफाई करा जाता है, या फिर हम चार क्लासेस भी बोल सकते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मोनोमर हम बोल सकते हैं इसको. सो मोनोसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, whereas oligosaccharides upon hydrolysis yield 2 to 6 मोनोसेक्राइड्स. तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स जब मिलके जो कार्बोहाइड्रेट चेन बनाते हैं, दोज आर ओलिगोसेक्राइड. तो इसके एग्जांपल हो गए माल्टोज एंड सुक्रोज. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स सो ऑब्टेन्ड, दे आर नोन एज डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड्स एंड सो ऑन. द नेक्स्ट वन आर पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड में लार्ज नंबर, मतलब नियरली 2 to 6 का चेन होगा तो हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा होंगे तो हम उसको पॉलीसेक्राइड्स कैटेगरीज कर देंगे. सो पॉलीसेक्राइड्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा. दे मे कंटेन as many as 300 मोनोसेक्राइड यूनिट्स. अब अगर हम बात करें एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स की, तो हमें बोला गया कि हमें एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स बताने सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, द कार्बोहाइड्रेट विच इज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको एल्डोट्रायोज भी बोलते हैं, हैज़ वन एसिमेट्रिक कार्बन जिसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन. देयरफॉर इट एग्जिस्ट इन टू एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स विद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑपोजिट साइड, नेमली डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी. तो बेसिकली हम जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो उन्हीं कंपाउंड में बन सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो. कायरल कार्बन मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो, तभी हम उसे एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं. उसके बेसिस पे हम उसकी रोटेशन देखते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवर रोटेटरी है. तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के.
दिस इज द फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो कि जो अल्कोहल ग्रुप है दिस वन द सेंट्रल कार्बन इज द कायरल कार्बन, और इसमें अल्कोहल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में, वेयर एज लीवर रोटेटरी में जो अल्कोहल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो टेट्राहेड्रल कार्बन विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज जनरली डेजिग्नेटेड विद एन एस्ट्रिक। जनरली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कायरन कार्बन के ऊपर एक एस्ट्रिक मार्क बना देते हैं। एनांशियोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। आपको याद रखना है एनांशियोमर्स मतलब वो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगी। सो दैट आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। डी राइट साइड पे है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एल लेफ्ट साइड पे होता है, तो हम उसको बोलते हैं लीवर रोटेटरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द अमीनो एसिड विच डज नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड राइट इट ज्विट्रिक आयन स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन देयर ज्विट्रिक आयन नेचर। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब जिसमें हमें डेक्स्ट्रो लीवर कुछ नहीं मिल रहा, दैट इज ग्लाइसिन। और इसका रीजन क्या है कि बिकॉज इट डज नॉट हैव अ कायरल कार्बन। उसके पास कोई भी कार्बन, मतलब जो उसका सेंट्रल कार्बन है वो कायरल नहीं है, वो एसिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद राइट है ज्विट्रिक आयन स्ट्रक्चर। अगर आप इसका ज्विट्रिक आयन स्ट्रक्चर देखो, ज्विट्रिक आयन स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें एक ही टाइम में एट प्रेजेंट एट वंस उस पर पॉजिटिव आयन भी हो और नेगेटिव आयन भी हो। तो नॉर्मली जब हम अनआयोनाइज फॉर्म में ग्लाइसिन को लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस। जब हम उसे ज्विट्रिक आयन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया होता है, वेराज अमीनो ग्रुप पे हाइड्रोजन अक्वायर हो चुका होता है। सो एन amphoteric molecule can accept as well as donate a hydrogen ion at or around neutral pH. An amino acid form the dipolar ion or Zwitteric ion as the acidic carboxyl group donates a hydrogen and the basic amino group accepts one. तो Zwitteric ion को हम amphoteric molecule भी बोलते हैं, क्योंकि at एक ही टाइम पे, क्योंकि ये डाइपोलर है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लूज भी कर रहा है और प्रोटॉन गेन भी कर रहा है। Thus, a Zwitteric ion has a positive as well as a negative charge within the same molecule at neutral pH. As the normal biological environment in which amino acids are generally present in aqueous medium at near neutral pH. तो normally हमारी body में जो होता है वो neutral pH होता है. So they are found as Zwitteric ions only. However, generally we show these molecules in unionized form for the sake of convenience. Normally जब हम amino acid के structure पढ़ते हैं तो हर बार हम Zwitteric ion की form में नहीं पढ़ते. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा convenient होता है represent करना. Whereas some amino acids in their Zwitteric ions are given. तो यहाँ पे आपको एक दिखाया हुआ है कि Zwitteric आयन की फॉर्म में क्या है, कार्बोक्सिलिक के ऊपर नेगेटिव साइन है, अमीनो के ऊपर पॉजिटिव साइन है। अगर लो पीएच में जाएगा, अगर एसिडिक पीएच जाएगा तो एसिडिक पीएच में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, इट विल अक्वायर ओनली अ पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये नेगेटिव हाई पीएच में जाएगा, हाई पीएच में इट विल अक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो एसिडिक पीएच में क्या हो रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और बेसिक पीएच में क्या हो रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। How are the proteins classified on the basis of their biological function? List any 5 ways and describe any one. तो बेसिकली अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे एंजाइम बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, द मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस दैट प्रोटीन परफॉर्म इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बोथ द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और प्रोटीन इतने सारे फंक्शंस क्यों कर पा रहे हैं, प्रोटीन इतने सारे फंक्शंस कर पा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर की वजह से। कहीं पे हमें दिखता है कि प्रोटीन का स्ट्रेट प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कहीं पे हमें उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स शीट्स, बीटा शीट्स या बीटा प्लेट्स मिलती हैं। उसके बाद कहीं पे उसका 3 डिग्री टर्जरी स्ट्रक्चर मिलेगा, कहीं पे उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो प्रोटीन्स है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक सम ऑफ देम आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सम आर एंजाइम्स, हार्मोन, स्टोरेज प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल प्रोटीन की, स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो होंगे जो स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं केराटिन, ये हमारे हेयर नेल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस मिलते हैं, मायोसिन मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स की अगर बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एंजाइम्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द नोन एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैक्सिमम जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीनेशियस ही होते हैं एक्सेप्ट ऑफ राइबोजाइम। राइबोजाइम्स जो कि है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स। तो आरएनए के जो एंजाइम्स बने हुए होते हैं वो जो है वो सिर्फ उनका नेचर प्रोटीनेशियस नहीं होता। अगर हम प्रोटीनेशियस एंजाइम्स की बात करें तो हमारे पास है पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज एक्सेट्रा। द नेक्स्ट है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं, मतलब बैलेंस बना के रखते हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायराइड स्टिमुलेटिंग। इंसुलिन जो है या ग्लूकागॉन जो है वो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का बैलेंस बना के रखता है। So these are regulatory molecules involved in the control of many cellular functions from metabolism to reproduction. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में बहुत सारे आते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। तो बेसिकली बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन के, चाहे वो सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो फ्रॉम वन कंपार्टमेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनली टू अनदर ऑर्गेनली, या फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट हो। सो एग्जाम्पल्स हो गए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन है, वो भी प्रोटीनेशियस है और वो ऑक्सीजन को बहुत अच्छे
से ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफेरिन वो ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को. नेक्स्ट आर स्टोरेज प्रोटीन्स विच हेल्प्स टू स्टोर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल फेरेटिन स्टोर इंट्रासेलुलरली आयरन इंट्रासेलुलरली इन अ नॉन टॉक्सिक फॉर्म इन लिवर. तो आयरन हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फेरेटिन की फॉर्म में. मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को हमारे मसल सेल्स. प्रोटेक्टिव या डिफेंस प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें तो सबसे मेजर हमारे प्रोटीन्स ही एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स है. दीज आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंटीजेंस ऑन द सर्फेस ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स. तो बेसिकली क्या करते हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. दस दीज प्रोटीन्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कीमेटिक एंड ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. मतलब कि जो पहले जो एक ट्रेडिशनल नॉमेनक्लेचर एंजाइम्स को नाम करने का तरीका, नेमिंग करने का तरीका और अब के तरीके में क्या डिफरेंस है. द कॉमन नेम ऑफ एंजाइम या ट्रिवियल नेम ऑफ एंजाइम इज जनरली डिराइव्ड बाय द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इट कैटलाइजेस एंड एडिंग द सफिक्स एज टू इट. तो हम क्या करते थे, सबस्ट्रेट का नाम जिसके साथ वो कंबाइन कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर रिडक्शन कर रहा है तो रिडक्टेज बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहा है ऑक्सीडेज बोल देते हैं. तो मतलब जो भी वो रिएक्शन कर रहा है उसके साथ सफिक्स एज लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टेट टू पायरुवेट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो जब लैक्टेट से पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन हो रही है. निकोटिन अमाइड adenine dinucleotide is an oxidizing agent which is used in this reaction. The enzyme which catalyzes this reaction is named as lactate dehydrogenase. क्योंकि उसका सबस्ट्रेट का नाम क्या हो गया, लैक्टेट, और वो डिहाइड्रोजनेशन कर रहा है तो उसका कॉमन नेम हमने क्या बना दिया, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. However, the large number of enzymes in this system of nomenclature did not work well due to overlap and other problems. Therefore, the International Commission on Enzymes was set up by the IUB in 1957 to impart nomenclature of enzyme. तो उन्होंने बोला कि एक और टेक्निकल और इससे बेटर तरीका होना चाहिए जिससे हम नेमिंग करें और कोई कन्फ्यूजन ना हो. The Commission on Enzymes considered the question of a systematic and logical nomenclature for enzyme, recommended two types of nomenclature, one systematic and the other working. तो उन्होंने बोला दोनों सिस्टम होने चाहिए, एक जो चल रहा है जो अभी हमने पढ़ा ट्रिवियल सिस्टम भी रहना चाहिए, इसके साथ एक सिस्टमेटिक भी सिस्टम होना चाहिए. The nomenclature has been revised and updated from time to time. In the systematic way, all the enzymes are given code numbers. अब systematic में उन्होंने क्या बोला कि हर एक enzyme का code number होगा depending upon their classes and subclasses. These are collected in a list as an enzyme list in which the common names follows immediately the code number. तो एक कॉलम में उनका common name जैसे lactate dehydrogenase का लिखा और second कॉलम में उसके सामने उसका code number होगा. Thus enzymes have been assigned code numbers with 4 parts. अब enzyme को कोड नंबर दिया जाएगा, लेकिन ये कोड नंबर होगा क्या, ये कोड नंबर्स को असाइन करने के लिए 4 रूल्स थे. द फर्स्ट नंबर इंडिकेट द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज. पहला नंबर से हमें पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है. सेकेंड नंबर शोज द सब क्लास विच रेफर्स टू द सबस्ट्रेट विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन और द बॉन्ड अटैक. दूसरा जो होगा वो उस सब क्लास को डिनोट करेगा कि जिससे हमें पता चलेगा कि सबस्ट्रेट कौन सा है या फिर कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन या कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. Third is an indicator of subclass denoting the exact specification of the reaction removed. जो तीसरा होगा वो और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देगा हमें रिएक्शन के बारे में. एंड द फोर्थ नंबर रेफर्स टू द सीरियल नंबर ऑफ द एंजाइम इन इट्स सब क्लास. और लास्ट जो होगा वो एंजाइम का सीरियल नंबर होगा. जैसे कई एंजाइम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे उसका सीरियल नंबर होगा. द कॉमन नेम, तो हमने ट्रिवियल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि बेसिकली जो ट्रिवियल सिस्टम होता है उसके अंदर हम एंजाइम को नाम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, और बाद में सफिक्स लगा देते हैं एज. वेयर एज जो सिस्टमैटिक वे होता है उसमें एंजाइम को कोड नंबर्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लासेस, सब क्लासेस एंड सब क्लासेस. तो इन पूरे के बाद अब बात आ जाती है एंजाइम के क्लासिफिकेशन की. तो एक चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि एंजाइम को जब क्लासीफाई करा जाता है तो देयर आर बेसिकली 6 क्लासेस ऑन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन दे आर परफॉर्मिंग. तो जैसे 6 मेजर क्लासेस हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस: oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and ligases. Each enzyme has been assigned a 4 identification code जो पहला उनकी क्लास को बताता है, फिर कौन सा बॉन्ड, कौन सा रिएक्शन और उनका सीरियल नंबर. इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था लिस्ट द 3 प्रिंसिपल्स दैट शुड बी फॉलोड इन क्लासिफाइंग एंजाइम्स. तो हम क्या प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? एन एंजाइम इज टू बी नेम्ड बाय एडिंग एज to the name of the substrate on which it acts. The chemical reactions catalyzed is specific for an enzyme, so it forms the basis of classification. हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक होता है कि वो कौन सा रिएक्शन, जैसे आइसोमरेज हम नाम करते हैं जो आइसोमराइजेशन कर रहे हैं, जो सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं. ट्रांसफरेज हम नाम देते हैं जो किसी ग्रुप को, जैसे फॉस्फेट ग्रुप का या किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं. लाइज हम नाम देते हैं जो ब्रेक करते हैं. लाइगेज हम नाम देते हैं जो किसी चीज़ को ज्वाइन करता है. तो बेसिस ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है वो फिक्स होता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि कौन सा रिएक्शन वो कैटलाइज करे. द enzymes are classified on the basis of type of reaction classified. Thus, the classification is based on the reaction enzymes catalyze and the substrate they act on.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बताना है ड्रग्स में और मेडिसिन में. द वर्ड ड्रग इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक फार्मिकॉन मीनिंग ड्रग. अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट ऑन द लिविंग बॉडी एंड ऑल्टर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इज यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोस, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. तो कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस, कोई भी एक केमिकल मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है और हमें डिजीज़ या किसी भी बीमारी या मतलब ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है, प्रिवेंशन का पार्ट हो सकता है. अ ड्रग इज़ ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब कि जो अभी तक मतलब बैन नहीं हुआ, फ्रीज नहीं हुआ, और जो अभी तक वैलिडेटेड है. वेर एज मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन एक लैटिन वर्ड, लैटिन नेम से डिराइव्ड है मेडिकस, जिसका मतलब होता है हीलिंग. अ मेडिसिन इज अ फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग हैविंग डेफिनाइट डोज एंड डोसेजेस फ्रॉम विच इज यूज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. तो मेडिसिन क्या है, वो भी एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म है ड्रग की. मतलब कि हो सकता है कि अगर हम एक मेडिसिन ले रहे हैं, उसके अंदर मल्टीपल ड्रग्स हो, मतलब 2 या 3 टाइप के ड्रग मिलकर पूरी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनी हो. अगेन इट इज़ वर्किंग फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. अ मेडिसिन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ API विद एक्सिपियंट्स और विदाउट एक्सिपियंट्स. तो ये एक्सिपियंट्स के साथ भी हो सकती है और एक्सिपियंट्स के बिना भी हो सकती है. Drug has no appropriate dosage form and dose, whereas medicine has an appropriate dosage form and dose. Drugs की कोई specific dose या interval ऐसा कुछ नहीं होता, medicines का होता है. Generally drug is not using directly for treatment because it need to be designed in a suitable dosage. Yes, सबसे main difference, कोई भी drug एज इट इज़ मेडिसिन नहीं बनता. जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में डिस्कस करा कि मेडिसिन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स. 2 या 3 चीज़ें मिलके, कोई अमाउंट ज़्यादा लेंगे, कोई अमाउंट कम लेंगे, 2 या 3 चीज़ें मिलके वो क्या बनेगी, मेडिसिन बनेगी. तो मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन ड्रग्स को यूज़ करके तो मेडिसिन बनाई जाती है. Sources of drug: plant, animal, microbe, mineral, synthetic sources, semi-synthetic sources, DNA technology. Sources of medicine is drug. तो basically as I told you, drug को लेके medicine बनाई जाती है. All medicines are drugs, but all drugs are not medicines. Medicine के example ले तो paracetamol, paracetamol syrup, paracetamol exiler. Whereas अगर drugs के example ले तो paracetamol, जिसका नाम होता है असीटा अमीनोफेन, जो कि एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक, मतलब पेन किलर है और फीवर रुकती है. मॉर्फिन, जो कि एनाल्जेसिक है, पेन किलर है. एम्पिसिलिन, मतलब कि जो एंटीबायोटिक है. तो ऐसा हो सकता है, मान लो कोई एक मेडिसिन हो जिसके अंदर असीटामिनोफेन और मॉर्फिन दोनों हो, ठीक है, या एंटीबायोटिक के साथ साथ में यहाँ पे कोई एक एंटी एसिडिटी वाली भी मेडिसिन हमने ऐड कर दी, ठीक है. तो वो क्या हो गया, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जब मिलेंगे तब वो बनेगी मेडिसिन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिपिड्स एंड लिस्ट एनी 3 मेन फंक्शंस ऑफ इट एंड द बॉडी. लिपिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मतलब उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है, विच फॉर्म द फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल. लिपिड्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब इनकी पार्शियल सॉल्युबिलिटी होती है. अ पार्ट ऑफ इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड अनदर पार्ट ऑफ इट इज सोल्यूबल इन organic solvents. They are generally soluble in inorganic solvent like ether, chloroform. Lipids are a wide group of compounds that include fatty acid, fat, oil, waxes, phospholipids, steroids and some vitamins. तो लिपिड के अंदर ये सारी क्लास, और इसके अलावा भी देर आर सर्टेन नेम्स विच वी हैव नॉट इंक्लूडेड. देर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ लिपिड. अगर लिपिड के 3 मेन फंक्शन की बात करें, सेल्यूलर लेवल पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का काम कर रहे हैं. दूसरा, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन का. हमें पता है कि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की लेयर से बनी है. अब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, या सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जितनी भी मेम्ब्रेन है, ऑल ऑफ देम कंटेन लिपिड. तो लिपिड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. लिपिड स्टोर एनर्जी इन द बॉडी. लिपिड आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक सेल मेम्ब्रेन, ब्लड सेल्स एंड ब्रेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिपिड परफॉर्म इज एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन. सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन का ये बिल्डिंग ब्लॉक है. अदर फंक्शन इंक्लूड एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, जिसको हमने सिग्नलिंग बोला, एंड protection. So the main function of these classes of lipids are to provide structure and support to the cell and cell organelles. तो इनका मेन काम क्या है, सेल और सेल ऑर्गेनेल को सपोर्ट देना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करना. फॉस्फोलिपिड्स आर एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. लिपिड जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ, फॉस्फेट्स के साथ कंबाइन होता है, तो वो फॉस्फोलिपिड्स का भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिपिड बाइलेयर इन ऑल सेल मेम्ब्रेन. दीज मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक. एम्फीपैथिक मतलब इसके अंदर वाटर लविंग और वाटर हीटिंग दोनों रीजन है. एज आई टोल्ड यू कि पार्ट ऑफ इट इज सोल्यूबल इन वाटर and part of it is insoluble in water, that is, it is soluble in organic solvents. They allow, because of this nature, biological membrane provide a selective barrier. They allow some compounds to pass but prevents other. In that way, membranes are able to regulate the internal composition of cells and its organelles. Some phospholipids are used as emulsifying agents in food industry and in skincare products.
Phospholipids important constituent है plasma lipoprotein का. They are essential for blood clotting as they provide platelet activating factor. Some complex lipids are also important precursors of hormone, vitamins and prostaglandins. These categories of lipids function as signaling molecules or cellular messenger. तो signaling molecule में basically क्या होता है कि सेल के अंदर cascade of events start हो रहे हैं, सेल के अंदर messages transfer हो रहे हैं, वो भी इन लिपिड के अंदर, लिपिड की वजह से. Steroid hormone and prostaglandin act as signaling molecules and modulating several functions like metabolism, reproduction, blood pressure, temperature, etc. Prostaglandin also act as defense against many sorts of changes in the cell. So this was about lipids. Next question is write the similarities between DNA replication and RNA transcription. तो DNA replication में और RNA transcription में क्या क्या similarities होती हैं. Each process require corresponding nucleoside triphosphate. हर एक में हमें कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड चाहिए बेसिकली. अगर डीएनए बना रहे हैं और हमारे पास मान लो सीक्वेंस है ATGC, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चाहिए टी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चाहिए ए, जी के कॉरस्पॉन्डिंग सी के कॉरस्पॉन्डिंग जी. वेराज अगर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और हमारे पास है AUGC, तो इसको पेयर करने के लिए भी हमें इसके रिस्पेक्टिव पेयर्स चाहिए. दैट मीन्स UACG. तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है. इन ईच केस द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ग्रोज फ्रॉम 5' to 3'. तो चाहे वो रेप्लिकेशन की बात हो या ट्रांसक्रिप्शन की बात हो, उनकी जो डायरेक्शन होती है, दे मूव फ्रॉम 5' to 3'. द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप of the following chain on the 5' phosphate group. तो बेसिकली थ्री प्राइम से अटैक 3' पे अटैक होता है और वो फॉलोअप कहाँ करता है 5' पे. इन ईच केस द रिएक्शन इज ड्रिवन टू कंप्लीशन बाय हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ पायरोफॉस्फेट आयन. हर रिएक्शन में जब भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो उस केस में क्या होता है, पायरोफॉस्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि जब भी अगर मान लो यहाँ पे ए लगा हुआ है, अब इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होना है टी, तो ये जो टी जब आया था ये भी न्यूक्लियोटाइड है, मतलब इसके पास भी ट्राइफॉस्फेट्स ग्रुप है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, तो वो रिमूव होगा एंड दैट विल हैपन एट एवरी स्टेप. इन ईच केस द बेस सीक्वेंस इन द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिसिटी ऑफ बेस पेयर विद डीएनए टेम्पलेट. जो सीक्वेंस सामने बनेगा, अगर मान लो हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, उसके पास सीक्वेंस है ATGGCA. अब अगर मान लो रेप्लिकेशन हो रही है तो भी इस टेम्पलेट पे डिपेंड करता है कि सामने न्यूक्लियोटाइड्स कौन से आएंगे. और अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए बन रहा है, तब भी डीएनए टेम्पलेट पे डिपेंड करता है कि सामने न्यूक्लियोटाइड्स कौन से आएंगे. तो दोनों ही केस में डीएनए टेम्पलेट पे डिपेंड करता है कि कौन से न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे आपको एक बार दिखाया हुआ है कि जैसे ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे दिस इज दिस इज़ द नाइट्रोजनस बेस, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल और ये फॉस्फेट ग्रुप ट्राइफॉस्फेट. सिमिलरली जब ये ज्वाइन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो लास्ट से फॉस्फेट ग्रुप है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप्स रिलीज हो जाते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों के बीच में ज्वाइन होने पे सिर्फ एक ही फॉस्फेट बचा है, बाकी जो 2 फॉस्फेट है वो रिलीज हो गए. लाइकवाइज जब ये बनेगा तो जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके अटैच होगा, तब भी ये 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे. तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ एक फॉस्फेट है और इनकी डायरेक्शन क्या है 5' to 3'. सो दिस वाज अबाउट द सिमिलैरिटीज. The next question is generation of ATP by glycolysis is unique. Justify the statement. तो glycolysis में जो ATP बन रहा है वो यूनिक क्यों है? वो यूनिक इसलिए है क्योंकि glycolysis में जो ATP फॉर्मेशन हो रही है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है. और अदरवाइज मैक्सिमम टाइम जो हमारी बॉडी में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली ATP जनरेशन होती है, लेकिन वहाँ पे जो ATP जनरेशन होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है. मतलब पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. वो प्रोटॉन जब मूव करता है तब उसके ग्रेडियंट की वजह से जब वो प्रोटॉन पम्प के अलॉन्ग मूव करता है तब वहाँ पे ATP प्रोड्यूस होता है. बट यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, दैट इज यूनिक इन ग्लाइकोलिसिस. इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स टू पायरुवेट इन दीज मॉलिक्यूल 2 रिएक्शंस ब्रिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ATP. 2 रिएक्शन की वजह से ATP बन रहे हैं. पहला रिएक्शन क्या है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है जब वो कन्वर्ट होता है, और नेक्स्ट जब लास्ट स्टेप जब पायरुवेट बनता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट में कन्वर्जन होती है. So yes, अगर आप देखो 1,3 biphosphoगlycerate reacts with ATP in the next step of glycolysis. The reaction is catalyzed by phosphoglycerate kinase and yield 3 phosphoglycerate. तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 phosphoglycerate बनता है और उस टाइम पे ADP जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ATP में. In this reaction, energy conserved in the preceding step is harvested and utilized for a net synthesis of ATP. This is the first ATP generating step of glycolysis. कौन सा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट में. Know that there is no direct reaction between ATP and phosphate ion.
अंडरस्टैंड ADP और फॉस्फेट के बीच में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रहा. डायरेक्ट रिएक्शन कब होता है? वो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है. इंस्टेड फॉस्फेट ग्रुप इज फर्स्ट अटैच टू असाइल मोइटी. फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किसी असाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है. एंड द हाई फॉस्फेट ट्रांसफर पोटेंशियल ऑफ असाइल फॉस्फेट इज यूटिलाइज इन द स्टेप टू ट्रांसफर फॉस्फेट. और फिर वो असाइल फॉस्फेट की एनर्जी को यूज़ करके फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा जाता है ADP पे. सो दिस इज यूनिक अबाउट ग्लाइकोलिसिस. 2-फॉस्फोग्लिसरेट में भी जब डिहाइड्रेशन हो रही है वो फॉस्फोइनाइल पायरुवेट बन रहा है, उस स्टेप में भी एंजाइम इन्वॉल्व है इनोलिस, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है. तो इसकी वजह से भी हाई फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो अ यूनिक स्टेप. What are essential fatty acids? Give example. And how does the length of fatty acid chain affect its melting point? Essential amino acids या essential fatty acids हम उन्हें categorize करते हैं. वो fatty acids जो हमारी body के अंदर synthesize नहीं हो रहे. That means we need to take them through outside, whether in our meal or in some supplements. मतलब कि वो fatty acid जो हमारी body generate नहीं कर पा रही. Most of the fatty acids can be synthesized in our body. However, there are some which cannot be synthesized by the mammals and therefore need to be taken in the diet to fulfill their daily requirement. It is because mammal lack enzyme. हमारी body कुछ fatty acid क्यों नहीं बना पा रही? क्योंकि हमारे पास उसके एंजाइम्स नहीं है. जैसे कि दैट इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड बियॉन्ड 9th पोजीशन. सच फैटी एसिड्स आर नोन एज एसेंशियल फैटी एसिड. और इसमें 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने चाहिए: लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड. फैटी एसिड्स विद लॉन्गर चेन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट. अब अगर हम लेंथ की बात करें, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. तो जिन फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे कार्बन मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ 8 कार्बन्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, while those containing more than 10 carbons are solid at room temperature. So in this video I'll end up here. In the next part we'll continue with the paper, otherwise it will be too lengthy to explain all the questions in one part. Thank you so much.